जी हां, पिथौरागढ़ के लोगों का 25 साल पुराना सपना आज जाकर हकीकत में तब्दील हो गया। इस सपने की शुरुआत अविभाजित यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1994 में की थी, लेकिन सपने के साकार होते होते 2.5 दशक लग गए। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान की शुरुआत के साथ ही एक नए युग का आगाज भी हो गया। ये खुशी, ये जलसा, ये उत्सव उस सपने के पूरा होने का है जिसके लिए 2.5 दशक लग गए। यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने 1994 में नैनी सैनी हवाई पट्टी का उद्घाटन तो कर दिया, मगर नियमित उड़ान शुरू होने में 25 साल लग गए। देहरादून से पिथौरागढ़ की पहली फ्लाइट पहुंची तो इलाके के लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे और खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल था। और 14-15 घंटे का रास्ता हमने करीब में पौने घंटे में पार कर लिया सर, और बहुत अच्छा लगा सर। मैं वैसे देहरादून जा रहा हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेवा दिल्ली के लिए भी चालू हो जाए। रोड में काफ़ी कष्ट भरा सफ़र है, रोडों की हालत बहुत ख़राब है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए पहली मुझे टिकट मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है। जो हम यहाँ से पहाड़ से होके जाते थे, हल्द्वानी से होते हुए या टनकपुर से होते हुए दुनिया भर की परेशानियाँ होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। इसमें बढ़िया अच्छा लग रहा है। हेरिटेज एविएशन को उड़ान योजना के तहत देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए नियमित उड़ान का जिम्मा दिया गया है, जिसके बाद पहाड़ से मैदान की दूरी बस कुछ मिनटों में तय हो रही है। योजना के मुताबिक गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट में सिविल टर्मिनल का काम पूरा होने के बाद दिल्ली के लिए भी पिथौरागढ़ से नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। उड़ान योजना के चलते न सिर्फ वक्त की बचत हो रही है, साथ ही किराया भी बेहद कम रखा गया है। हमने अनेकों बाधाओं से पार करके आज हम इस उपलब्धि को इस पिथौरागढ़ की महान जनता के प्रति समर्पित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नियमित रूप से वायु सेवा प्रारंभ हो। अभी एक फ्लाइट प्रारंभ की गई है। हम इसको 3 फ्लाइट पर डे तक ले जाएंगे। सप्ताह में 2 दिन 3 फ्लाइटें चलेंगी। पिथौरागढ़ हवाई सेवा से जुड़ने वाला सूबे का पहला पहाड़ी जिला बन गया है। यही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा नैनी सैनी एयरपोर्ट देश के सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स की लिस्ट में भी शुमार हो गया है। अब नियमित उड़ान का सीधा फायदा पिथौरागढ़ के साथ ही अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के लोगों को भी मिलेगा। पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही 2 दशक पुराना इंतजार भी खत्म हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हवाई सेवा से जुड़ने के बाद पिथौरागढ़ में विकास के नए दरवाजे भी खुलेंगे। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। वाकई में जब घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाए तो इसे बड़ी सौगात ही कहा जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में पहली नियमित उड़ान के बाद अब राज्य में एयर एम्बुलेंस भी शुरू होगी। 26 जनवरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी सौगात देंगे, ताकि जो भी मरीज है वो सही वक्त पर सही अस्पताल तक पहुंच सके। एक एयर एम्बुलेंस के साथ देहरादून से इसकी शुरुआत होगी और राज्य में पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। एयर एम्बुलेंस सेवा की तैयारी में बहरहाल स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है। और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई। यहां 5 नए मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। सीएमओ ने बताया कि 2 मरीज एक निजी अस्पताल में भर्ती, जबकि 3 मरीज भी सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब देहरादून के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के कुल मरीजों की संख्या 8 हो गई है, जबकि हैरान करने वाला आंकड़ा और चिंताजनक आंकड़ा यह है कि 7 लोगों की इससे अब तक जान भी जा चुकी है। तो नए मरीजों की पुष्टि हुई है स्वाइन फ्लू में, जिनमें से जो मरीज हैं एक मैक्स हॉस्पिटल में और सिनर्जी हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया गया है। तो लगातार नए मामले स्वाइन फ्लू के देहरादून में सामने आ रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर चुनाव से पहले एक बार फिर उबाल आ गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमला किया। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी पापियों की पार्टी है और पापी राम मंदिर का निर्माण क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। पापियों से राम मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी हैं भाजपाई। जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान करके चलिए।
तो बयान दिए जा रहे हैं, पार्टी लाइन बदली जा रही है, सब कुछ चुनाव के लिए, लेकिन घर के अंदर की कलह का क्या, जो अब खुलकर सड़क पर आने लगी है। 21 जनवरी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम जारी किया, तो ठीक वैसा ही कार्यक्रम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी जारी कर दिया और किशोर कैंप ने कांग्रेस नेतृत्व को एक तरह से खुली चुनौती दे दी है। 21 जनवरी से कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूरे प्रदेश में 5 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, लेकिन ठीक इसी वक्त पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी अपने कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है और एक करीब प्रीतम सिंह के प्रोग्राम का कॉपी पेस्ट नजर आता है। मुझे तो ये जानकारी मिली कि हमारे अध्यक्ष जी प्रीतम सिंह जी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैंने उसी हिसाब से अपना कार्यक्रम उनके साथ बनाया है। तो हम हनोल से जो है वो दोनों साथ ही चलेंगे। किशोर उपाध्याय और हरीश रावत लगातार पार्टी के पैरेलल अपने कार्यक्रम करते रहे हैं। हरीश रावत की दावत है और उनमें प्रदेश अध्यक्ष की गैरहाजिरी भी जगजाहिर है। अब किशोर गुट ने पार्टी संगठन को खुली चुनौती दे दी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को किशोर कैंप के कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं है। देखिए, किशोर उपाध्याय जी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष है, वो अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, कर रहे होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिसका जो दायित्व बनता है उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की अदावत अब खुलकर सड़क पर आ गई है। अब एक तरफ तो किशोर गुट पार्टी अध्यक्ष के प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह भी किशोर के कार्यक्रम से अनजान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होना तय है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो किशोर उपाध्याय की यात्रा के अलावा एक और मुद्दा है जो प्रीतम सिंह की यात्रा को इस दौरान मुश्किलों में डाल सकता है। जी हां, प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर सवाल उन्हें परेशान कर सकता है। हालांकि प्रीतम सिंह खुद कहते हैं कि वो पुरानी टीम के साथ भी अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है। पीसीसी का गठन अपनी जगह है, कांग्रेस जो है आम जन के बीच में जाएगी और वर्तमान समय में हमारे पास पीसीसी है, उसमें इतने पदाधिकारी हैं कि मैं समझता हूं उससे ऊपर तो जो नई पीसीसी बनेगी उससे ऊपर तो हो नहीं सकती। बीते दिनों बीजेपी नेता अनिल गोयल के घर पर और उनके अन्य प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। इस मामले में अब तक शांत दिख रही कांग्रेस अब जाकर हमला बोलना शुरू कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले तो पूरे मामले में चुटकी लेते हुए कहा कि चोर का पिता अगर कोतवाल भी हो जाए तो कहीं ना कहीं सिपाही पकड़ ही लेता है। हरीश रावत ने कहा कि जो बीजेपी सत्ता में आने के बाद 50 करोड़ की वसूली कर सकती है, तो उस पार्टी से आप सदाचार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। चोर का पिता यदि कोतवाल भी हो जाए तो कहीं न कहीं जो है सिपाही पकड़ ही लेता है। तो जो है अब कोतवाल भले ही जो है उनके पिताजी हैं मोदी जी, मगर सिपाही तो सब और लोग भी हैं, वो पकड़ ले रहे। तो वार पलटवार चुनाव को देखते हुए तेज हो चुके हैं। बहरहाल इन सब के बीच उत्तराखंड शासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कई विभागों की पहली बैठक की चुनाव से संबंधित। इस बैठक में पुलिस विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल हुए। मुख्य सचिव ने बताया कि जल्द ही निर्वाचन आयोग को शासन की तैयारी के बारे में रिपोर्ट भेज दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से चुनाव आयोग को हर तरीके का सहयोग दिया जाएगा ताकि यहाँ पर चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया जा सके। सस्ती दवाओं के लिए खुले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर महंगी और ब्रांडेड दवाइयां मिल रही हैं और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं बल्कि पूरे राज्य में आप चले जाइए, वहां जनता के हक पर इसी तरह डाका पड़ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस ने सीएम से इस पूरे मामले में दखल देने की बात की है। उत्तराखंड सरकार सूबे के सभी 23 लाख परिवारों को सस्ता इलाज देने का दावा भले ही कर रही है, लेकिन इलाज तो दूर, केंद्र सरकार के पहल पर खुले जन औषधि केंद्रों में दवा की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। जिन औषधि केंद्रों पर सस्ती और जेनरिक दवाएं मिलनी चाहिए, वहां महंगी और ब्रांडेड दवाएं बिक रही हैं। जन औषधि केंद्र में ब्रांडेड दवाई भी रख रहे हैं, तो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं उनको बुला करके मैंने उनको सख्त चेतावनी दी है कि ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर सस्ती दवाई, जेनरिक मेडिसिन दवाई ही रखें। कांग्रेस जन औषधि केंद्रों को गरीबों के साथ मजाक बता रही है, तो बीजेपी सवाल खड़े होने पर कार्रवाई की बात कह रही है।
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करने का काम जो है मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। ऐसे थोड़ी जो है चलेगा कि एक तरफ कहते हैं हम गरीब जो रोगी है उसको सस्ता इलाज उपलब्ध कराएंगे और ऊपर से आप उसको जेनेरिक दवाई की जगह जो है ब्रांडेड दवाई देंगे तो उचित नहीं है। निश्चित रूप से उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और जहां कहीं आवश्यक होगा वहां कार्रवाई भी होगी। सस्ती दवाओं के नाम पर खोले गए जन औषधि केंद्र राज्य में जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं और अब जब यह हाल राजधानी देहरादून का है तो दूर दराज के जिलों और गाँव में क्या हाल होगा अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां वन कर्मचारियों की लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है और लड़ाई की तस्वीरें सामने आने के बाद डीएफओ ने कार्रवाई की है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने एसओजी भंग कर दी है। अवैध खनन और वन्य सुरक्षा के लिए एसओजी का गठन किया गया था, लेकिन एसओजी में तैनात कर्मचारियों का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद इसे भंग कर दिया गया। वायरल वीडियो में एसओजी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इस वीडियो के मामले में अभी तक 3 फॉरेस्ट गार्ड के तबादले हो चुके हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित भी किया जा चुका। फिलहाल जो ये एसओजी बनाई गई थी इसको ही भंग कर दिया गया है। तो ये वीडियो है जो सामने आया था जिसने एसओजी की असलियत खुलकर सामने लाकर रख दी थी, इसके बाद इसे भंग कर दिया गया है। और अब अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान देने जा रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर लाया है। परिषद सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम शुरू कर सकता है। इस बात की जानकारी रामनगर में बोर्ड के सचिव नीता तिवारी ने दी। परिषद की बैठक थी, आम बैठक, जिसमें हमारे बोर्ड के सभापति महोदय तथा परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ में ये कंपार्टमेंट से संबंधित चर्चा यहाँ पे हुई, उसके संबंध में विचार विमर्श करके प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इन सब बिंदुओं पे यहाँ पे बात होगी। और उत्तरकाशी में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत और टिहरी सांसद राज्य माला लक्ष्मी को बौनगांव भेजा और बौनगांव पहुंचे सांसद और मंत्री ने 2014 से निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य तेज गति से करने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने यहां पर काफी कुछ इन नेताओं के सामने कहा। उनका कहना था कि घोषणाएं तो होती हैं लेकिन उनको पूरा करने की किसी को होश नहीं रहती। आज हमारे पूरे क्षेत्रीय जितने भी क्षेत्रीय यहाँ पे ग्राम सभा बौन चिड़ाकोली सभी लोगों ने आज अपना आक्रोश प्रकट किया है और सब लोगों ने ये दिखाया है कि इन्होंने आज ये 4 साल बाद इनको इस क्षेत्र की याद आई है जब सांसद के चुनाव आए हैं। आगे आने वाले समय में इस संपूर्ण क्षेत्र की जनता चुनाव में इन्हें पूरा आक्रोश दिखाएगी। टिहरी बांध की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते भूस्खलन और भू धसाव से खतरे की जद में रह रहे 17 गांव के 415 परिवार के विस्थापन की उम्मीदें अब जगने लगी हैं। टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक होगी जिसमें ग्रामीणों की समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। तो आपको बता दें, टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव की वजह से नंदगांव, भटकंडा, रोलाकोट, ऊठड़, पीपोला समेत ऐसे कुल 17 गांव हैं जिन पर भूस्खलन और भू धसाव का खतरा मंडरा रहा है। और अक्सर ये लोग प्रदर्शन भी करते अपने विस्थापन की मांग को लेकर, आंदोलन भी करते रहे हैं और अब जाकर लग रहा है कि शायद सरकार को भी इनकी परेशानी के बारे में फिक्र हुई है। देखिए, जहां तक विस्थापन की बात है तो एक बैठक हम अभी विस्थापन की मुख्यमंत्री जी के साथ करने वाले हैं, क्योंकि कई बार लोग मेरे से भी क्वेश्चन उठाते हैं, सांसद जी से भी उठाते हैं, विधायकों से भी उठाते हैं और मुझे लगता है कि हाई लेवल पे एक बैठक करने के बाद इसका कोई निष्कर्ष निकालेंगे। सूबे में आज एक साथ कई शहरों के अस्पतालों में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जहां हड़कंप मच गया। जिन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है उन सभी पर टैक्स चोरी का आरोप है। इनकम टैक्स ने अस्पतालों में बोला धावा, काले धन के कुबेरों पर कसा शिकंजा। छापेमारी से अस्पतालों में मचा हड़कंप, कई शहरों में एक साथ आईटी की रेड। इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ लखनऊ के कई अस्पतालों पर छापा मारा। राजधानी में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। इस दौरान आईटी के निशाने पर चरक ग्रुप भी था, जिस पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है।
वहीं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के कानपुर और लखनऊ के ठिकानों पर आईटी ने रेड डाली। इन पर भी बड़ी टैक्स चोरी का आरोप है। मेरठ के न्यूरो फिजिशियन भूपेंद्र चौधरी के घर और नोएडा के न्यू अस्पताल के डॉक्टर राजीव मोतियानी और गुलाब गुप्ता के घर पर भी आईटी ने रेड डाली है। वहीं हापुड़ की बात करें तो जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अंकित शर्मा के घर पर छापेमारी की गई, जहां आईटी की टीम ने सारे रिकॉर्ड खंगाले। इस बार इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर खास तौर से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ये लोग अक्सर लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन ये वो लोग हैं जो इलाज के नाम पर मोटी रकम तीमारदारों से वसूलते हैं और इसके बाद टैक्स चोरी भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।